हेलो दोस्तों, मैं हूं निशान सिंह, आपका मेंटर्स, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस को। हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के यहाँ पे टॉपिक, ये पहला लेक्चर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, और इसमें हम फर्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे परमुटेशंस के बारे में कि परमुटेशंस का हमें यूज क्यों पड़ा। फिर हम समझेंगे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को, और उसके बाद हम पढ़ेंगे हम अपने एक नए टॉपिक परमुटेशंस को। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन को कवर करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिए। और प्लीज दोस्तों, अगर आपको वीडियो यहाँ से कुछ सीखते हैं इस वीडियो से, अगर आपको यहाँ से कुछ आपको लाभ होता है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें हमें कैसे कैसे हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन। उससे पहले हम परमुटेशन कॉम्बिनेशंस को समझेंगे कि पहला देखिए 1 2 3 इस वे से हम आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के डेफिनेशन को समझते हैं और समझते हैं कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का हमें जरूरत क्यों पड़ा। देखिए, आपको पता है कि आपके अगल बगल में भी या फिर आपको आपके दिनचर्या में, डे टू डे लाइफ में आपको देखने को मिलता होगा कि हम एक काम को कितने तरीके से हम कर सकते हैं, किसी भी काम को हम कितने वे से उसको परफॉर्म कर सकते हैं। उस वे को जानने के लिए, उस वे को हम कितने तरीके से करेंगे, उस वे की परफॉर्मेंस को जानने के लिए हम कितने तरीके से करें, वो हमें क्या बताता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बताता है। जैसे आपको बताया, जैसे आप किसी भी मैथ्स के सॉल्यूशन लिखते हैं, किसी भी मैथ्स के क्वेश्चंस को जब सॉल्व करते हैं तो आप सोचते हैं कि इसको कितने तरीके से हम बना सकते हैं। तो उस वे के आप निकालते हैं कि हाँ, इसको इस मेथड से बना सकते हैं। तो सिमिलरली, जैसे आपको एक कॉमन एग्जांपल दे, तो जैसे आपके 9 डिजिट 10 डिजिट के नंबर होते हैं आपके मोबाइल के, तो उस 10 डिजिट नंबर यानी 0 1 2 3 4 अप टू 9 तक के जो नंबर है 10, उससे हम कितने नंबर ऑफ डिजिट को परफॉर्म कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ डिजिट को हम बना सकते हैं, कितना लाख करोड़ कितना बना सकते हैं, तो वो हमें सिर्फ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ही बता सकता है। तो चलिए, ये तो इसके बारे में था, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में। पहले हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को समझने से पहले हम समझेंगे फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में। किसे समझेंगे हम? फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में। फैक्टोरियल नोटेशन हो सकता है आपको हमारा फिगर नहीं दिख रहा हो, लेकिन आपको समझना है, समझने पे ध्यान दीजिए। फैक्टोरियल नोटेशंस के बारे में समझते हैं कि फैक्टोरियल नोटेशंस क्या होते हैं। तो फैक्टोरियल नोटेशन अगर समझे हम, तो अगर हम इन फैक्टोरियल को लिखने का, हम जैसे आपको बाइनोमियल्स थ्योरम जब पढ़ाएंगे उस समय आपको हम और अच्छे से इसके बारे में, फैक्टोरियल्स के बारे में डिटेल्स डिस्कशन करेंगे वहां पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ समझते हैं कि इन फैक्टोरियल को हम कैसे लिखते हैं। तो इन फैक्टोरियल को लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले लिखते हैं n इंटू n-1, n-2, n-3 अब तो क्या करते हैं 3 2 1, इस तरह करके हम क्या करते हैं, n फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको n फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका हुआ। तो सिमिलरली हम अगर इसके कुछ एग्जांपल्स को समझे तो 5 फैक्टोरियल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 5 फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा, सबसे पहला 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा इसके बराबर, 5 4 जा 20, 3 2 जा 6, 20 इंटू 6 120, ये आपका आंसर 120 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, नो डाउट। इतने बेसिक सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछते हैं। इतना आसान सवाल पूछने लगे तो सब बच्चा मतलब उसको जज ही करने में आसानी हो जाएगी, किस बच्चा को ले किस बच्चा को छोड़े। तो आपको थोड़ा एक क्वेश्चन आपके फंडामेंटल से ही आएंगे, लेकिन क्या होगा उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, लेकिन ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं नहीं मिलते हैं। दूसरे को समझे तो 4 क्या हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 2, ये कितना हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 24 आ गया। तो ये आपके फैक्टोरियल नोटेशन हुए कि इस तरह से हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल नोटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। n फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। इसी तरह आपको 20 फैक्टोरियल पूछ दे तो आप कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, सिमिलरली इस वजह से रिप्रेजेंट कीजिएगा। आपको एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए, जैसे यहां दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल हम कुछ, आपको एग्जाम में पूछ देगा 20 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल, ठीक है, इस तरह। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्या देता है, इन टर्म्स के सीरीज देते हैं, जैसे n फैक्टोरियल इंटू n-5 फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल, इस टाइप का क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको कहीं आपको एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए तो ये आपको जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ाएंगे उस समय आपको हम समझा देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम इसे
थोड़ी देर क्या करते हैं, हम इसे इरेज कर देते हैं। चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे, हम इस क्वेश्चन को, ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका होता है हमारा 20 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल अपॉन क्या है 18 फैक्टोरियल, इस 18 से 18 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 19, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, 380 आंसर हो जाएगा। तो ये आपका इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम मिटाते हैं। नेक्स्ट समझते हैं हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन के कुछ प्रॉपर्टीज को यहाँ पढ़ने वाले हैं हम। तो देखिए पहला प्रॉपर्टीज हमें कहता है कि जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू हमेशा 1 होता है। जीरो फैक्टोरियल कहीं लिखा हो कि जीरो फैक्टोरियल, तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। तो जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू हमेशा 1 होता है। इस पॉइंट को आपको पता चल गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड फ्रैक्शनल आर नॉट डिफाइंड, यानी नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन के फैक्टोरियल को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यानी -2 फैक्टोरियल को पूछ दे तो इसे क्या हम इसको डिफिनेशन नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये गलत है क्वेश्चन। इस तरह -1/2 फैक्टोरियल को पूछ दे, -3/5 फैक्टोरियल को पूछ दे, ये सब क्या है, ये सब गलत है। ये सब गलत है क्योंकि इस तरह के डिफिनेशन नहीं होते हैं। ये फैक्टोरियल का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ इंटीजर नंबर के लिए होता है, वो भी कैसे इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। ठीक है, तो ये आपके हो गए सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल। तो देखिए इसको हम n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू r प्लस 1 टर्म्स तक हम लिखते हैं। अब देखिए कैसे हम इसे लिखते हैं, इस बात को हम समझेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपको हम समझाते हैं कि n फैक्टोरियल अपॉन क्या है, r फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं बताइए, अपने इस फॉर्मूले से कैसे लिख सकते हैं। देखिए n इंटू n माइनस 1, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है n माइनस 2 n माइनस 3 अप टू क्या है, अप टू हम इसको अगर लिख सकते हैं, अप टू अगर हम इसमें इस n में क्या है, इस n में हम क्या है r टर्म्स तक जाते हैं। अगर मान लीजिए r प्लस 2 r प्लस 1, फिर क्या होगा, एक एक घटते जा रहा, तो ये क्या हो जाएगा r हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा r माइनस 1, इस टाइप से होगा। तो हम इसे r तक लिख देते हैं और यहाँ क्या डालते हैं, r की जगह पे फैक्टोरियल डालते हैं और इसे हम किससे डिवाइड करते हैं, इस r फैक्टोरियल से। ये r फैक्टोरियल कट जाता है और आपके पास क्या हो जाता है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अप टू कहां तक r प्लस 2 इंटू r प्लस 1। ये आपका वैल्यू बच जाता है जो कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, यानी आपके 3 वाले प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो गर्मी ज्यादा हो रही है। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, सॉरी प्रॉपर्टीज नंबर 4 को, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। देखिए इसे हम क्या लिखते हैं, सिमिलरली जैसे हम इसे लिखते हैं वैसे ही हम इसे भी लिखेंगे। देखिए कैसे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये आपको क्यों बताया जा रहा है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन आपको बताया था, n फैक्टोरियल, क्या क्वेश्चन आपको हमने दिया था, n फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन क्या है n माइनस 8 n माइनस 4 इंटू n माइनस 1। इस टाइप के फैक्टोरियल के आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो हम किस तरह बनाएंगे। तो इस हर एक टर्म्स को n माइनस 5 n माइनस 4 n माइनस 1 जो टर्म्स है आपको यहाँ पे, इन सभी को तोड़ने के लिए इस वे को, इस फॉर्मूले सबको हम यूज करते हैं। इसके लिए आपको ये बताया जा रहा है और इसके प्रॉपर्टीज को आपको समझाया जा रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए n इंटू n माइनस 1, जल्दी थोड़ा करते हैं, n माइनस 2 n माइनस 3, ये सब तो आसान है। ये क्या हो गया आपका n माइनस 1 n माइनस r। देखिए अब इसमें से क्या करेंगे, हम इसे हम हटाते हैं, इसे बराबर रख देते हैं और इसे क्या करते हैं, इस तरह लिखते हैं। n में से r माइनस 1 वैल्यू गया है। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, n में से अगर r माइनस 1 वैल्यू गया, यानी r में से हम क्या करेंगे, एक कम वैल्यू गया, यानी r में से क्या, एक कम वैल्यू गया है। तो नेक्स्ट हमारा वैल्यू क्या होगा, n माइनस r, क्या होगा n माइनस r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैसे, देखिए तो इससे जब आप तोड़िएगा तो ये आएगा n माइनस r प्लस 1। तो अगला जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, एक कम होके जाएगा, सॉरी क्या हो गया आपका, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, n में से r माइनस 1। देखिए एक एक वैल्यू हमेशा टर्म क्या होता है, घटता चला जाता है। क्या होता है, एक एक टर्म आपका हमेशा घटता, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा r माइनस 2 था, r प्लस 1 था, तो यहाँ क्या है, यह क्या है r प्लस 1 था, तो नेक्स्ट क्या होगा, एक कम वैल्यू यानी r वैल्यू। तो यहां से क्या हो गया, एक कम वैल्यू यानी क्या होगा, r माइनस n माइनस r नंबर वैल्यू हो गया। ठीक है, तो ये आपको क्या है, ये आपको क्या समझना है। तो सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे n माइनस r से डिवाइड करेंगे, ये से ये टर्म कट जाएगा और आपका क्या आ जाएगा, आपका ऊपर वाला आंसर n इंटू n माइनस 1
n-2 n-3 n-r+1 आपके ये वैल्यू क्या हो जाएंगे, n-r+1 आपके वैल्यू क्या हो जाएंगे, आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से देखिए ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, ये इससे रिलेटेड आपको प्रॉपर्टीज को पूछा जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको प्रॉपर्टीज पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं कि अगर m+n अगर फैक्टोरियल दिया हो, यानी अगर m+n फैक्टोरियल आपको दिया हो तो आप इसको m फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल नहीं लिख सकते। ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज गलत हो जाएगा। सिमिलरली m इंटू n फैक्टोरियल अगर दिया हो तो आप उसे अलग अलग m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल प्रोडक्ट नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन थे, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन थे, जिसमें आपको समझ में आ गया। इस 8 फैक्टोरियल को जैसे आपको पता है कि अगर यहाँ पे 5 लिखा हो, यहाँ पे आपको 3 लिखा हो, ये कैसे इसको फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल, तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे। 5 4 और 3 फैक्टोरियल, एक कम करते जाते हैं, एक कम करते जाते हैं, नीचे क्या होगा 3 तो पहले से ही है, तो दिया करेंगे 3 से 3 काट देंगे, आपका आंसर 20 आ जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या करते हैं, हर एक टर्म को क्या करते हैं, एक घटाते चले जाते हैं, n में से n-1 n-2 n-3 अब तो क्या गया, आगे तक क्या हम घटाते चले गए, इसको क्या कर दिया हम घटाते चले गए। तो ये क्या होगा, इसको आपको अगर कंफ्यूज हो रहा हो तो हम यहाँ पे लिख देते हैं n-r+1। ठीक है, और क्या करेंगे, ये घटाते घटाते क्या हो जाएगा, आगे n-r हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इसी तरह सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट हम समझते हैं अपने एक नए कंसेप्ट को, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स। किसे समझेंगे हम, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स को समझेंगे। तो चलिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स समझने से पहले हम ये सब को इरेज कर देते हैं और आपको थोड़ा क्या करते हैं, अब इसे थोड़ा सा लिख सकते हैं। इस पूरे जो आपको टर्म्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सभी फैक्टोरियल नोटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन, इन दोनों को आप लिख लीजिए ताकि आपको क्या हो, आप अच्छे से नोट्स इसे बनाते चलिए, आपको एग्जाम में ये बहुत ही हेल्प करेगा। सबसे पहले समझते हैं नेक्स्ट हम उसके बाद फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स को। किसे समझेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स को। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स हमें क्या बताता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स में हम समझते हैं दो तरह के काउंटिंग्स को, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन को। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में हमें क्या कहा जाता है, उसमें क्या समझ आता है कि अगर हम पहले वाले को ले, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को ले, इसलिए हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को लेते हैं अगर, तो यहां पे समझते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को। फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, शॉर्ट में लिखे हम, यहां से आपको दिख रहा होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमें कहता है कि पहले किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, पहले हम किसी n ऑब्जेक्ट को लेते हैं, पहले हम किसी n ऑब्जेक्ट को लेते हैं, फिर दूसरे में हम किसी m ऑब्जेक्ट को लेते हैं, m नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को, या फिर उसको दूसरे तरीके से समझते हैं, किसी एक काम को हम n तरीके से करते हैं, n डिफरेंट थिंग से, फिर दूसरे काम को किसी को m डिफरेंट थिंग से करते हैं। पहले काम को हम क्या करते हैं, n डिफरेंट थिंग से, ऑब्जेक्ट को हटा के थिंग्स लिख देते हैं, बात तो वही हुआ, और n डिफरेंट थिंग से करते हैं। तो दोनों ऑब्जेक्ट को, दोनों काम को एक साथ करने में बोथ वर्क। हाँ तो चलिए दोस्तों, हम कहां पे थे, लाइट कट गई थी, सॉरी दोस्तों, लाइट अब आ चुकी है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स को समझ रहे थे। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स में सबसे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन को समझ रहे थे। तो इसमें हम कह रहे थे कि कोई n थिंग्स को, किसी n चीज को हम, किसी काम को हम n टाइम्स कर रहे हैं, दूसरे काम को हम m टाइम्स कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर दोनों काम को हम एक साथ करें, ठीक है, दोनों काम को हम एक साथ करें तो हमें कितना काम करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर हम इसको अगर हम दूसरे तरीके से समझे, या फिर इसको हम अगर दूसरे तरीके से समझे, तो या फिर इसको हम दूसरे तरीके से अगर समझे, तो किसी भी एक जॉब को हम m तरीके से कर रहे हैं, m वे से, अगर थिंग्स हटा के यहाँ वे लिखते हैं हम, तब आपको ज्यादा प्रॉपर समझ में आएगा। m तरीके से करें, m वे से, दूसरे काम को n वे से, पहले को n वे से, दूसरे को m वे से, और दोनों काम को बोथ वर्क टुगेदर, दोनों काम को एक साथ करने में हम कितने तरीका से करेंगे, तो इसे हम निकालते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से। तो हम क्या करते हैं, m क्रॉस n करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, आप सभी बच्चों को प्रॉब्लम होता है मल्टीप्लिकेशन कहाँ करें, कहाँ एडिशन करें, तो इस चीज को हम अच्छे से आपको कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे। तो आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पे क्या है, बोथ वर्क टुगेदर, एक साथ करने में m क्रॉस n तरीके से हम किसी वर्क को एक साथ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम समझते हैं
ये आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हुआ। नेक्स्ट समझते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन को। किसे समझते हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन को। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कहता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कहता है कि किसी एक काम को कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है और किसी दूसरे काम को कोई अदर ऑब्जेक्ट कर रहा है। जैसे मान लेते हैं कि किसी एन वेज को, किसी काम को एन वेज से किया जा रहा है, किसी दूसरे काम को एम वेज से किया जा रहा है, तो किसी पर्टिकुलर काम को यानी आइदर एम वेज को या फिर आइदर एम वर्क को या फिर आइदर एन वर्क को एक साथ कैसे किया जाए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो हम क्या बोल रहे थे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन को कैसे समझते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन को तो इसी तरह इसी एग्जांपल से आपको हम समझाते हैं कि किसी एक काम को एम वेज से कर रहे हैं, किसी एक वर्क को एम वेज से दूसरे वर्क को, हाँ, तो किसी एक वर्क को एन वेज से किसी दूसरे वर्क को एम वेज से करते हैं। तो आइदर एम वेज को परफॉर्म करना या फिर एन वेज को परफॉर्म करना, यानी इनमें से कोई एक आइदर और करके जहां हो तो क्या करते हैं, इनमें से कोई एक को आइदर करना, परफॉर्म करना, एक को लेना, तो हम क्या करते हैं, इसे हम एम प्लस एन वेज से कर सकते हैं। ठीक है, आइदर किसी एक काम को लेने के लिए किसी एक आइदर एम वेज से करे या फिर आइदर एन वेज से करे। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, एम प्लस एन वेज वहां पे लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ठीक है, तो ये दोनों आपका जो हम समझाए फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, तो इसको हम अच्छे से थोड़ा समझाते हैं। एक बढ़िया सा एग्जांपल देखिए कि देखिए आपको किसी आदमी को पटना जाना है। ठीक है, किसी आदमी को पटना से वाराणसी जाना है, किसी आदमी को पटना से वाराणसी जाना है, फिर वाराणसी से उसको एनडीए एकेडमी में जाना है। ठीक है, किसी वाराणसी से फिर उसको एनडीए एकेडमी में जाना है, तो उसके पास कितने तरीके हो गए जाने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम एक तरीका तो इस तरीके से बना सकते हैं, कैसे कि देखिए एक वेज है, पहला वेज है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना उसको रास्ता जाना है। अगर पटना से पहला रास्ता उसको वाराणसी को ले जा रहा है, इस रास्ते को नंबर 1 वेज से वो वाराणसी जा रहा है, तो वाराणसी के बाद जाने के बाद उसके पास 4 रास्ता बचते हैं वो एकेडमी में, एनडीए एकेडमी में जाने के लिए। तो पहले को क्या है, 4 रास्ता हो गया, फिर दूसरे क्या है, फिर दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग 4 रास्ता, फिर तीसरे कॉरस्पॉन्डिंग 4 रास्ता, यानी 4 + 4 यानी कितना हो गया, 4 4 4 12 12 वेज, यानी 12 तरीके से वो जा सकता है। सिमिलरली क्या है, इसको अगर दूसरे तरीके से समझे, सेकंड एस्पेक्ट से, कि अगर पटना से वो वाराणसी जा रहा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 रास्ता है और उसके उस तीनों को जाने के लिए कितने आगे रास्ते जा रहे हैं, 4 रास्ता जा रहा है, यानी इस तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग फिर आगे जाने के लिए 4 रास्ता है। तो इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं 3 × 4। ठीक है, पहले कॉरस्पॉन्डिंग 3, फिर उस हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग 4 रास्ता है, तो 3 × 4 हो गया। तो क्या हो गया, 4 3 4 3 12, यानी 12 वेज यहाँ भी, दोनों से आंसर सेम आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में, कि अगर जहां पे प्रिंसिपल ऑफ एडिशन की बात करें, तो जहां पे आपको क्वेश्चन में आइदर दिया रहा है, आइदर जैसे मैं आपको समझा रहे थे कि एम वेज से हो रहा है कोई काम, एन वेज से हो रहा है, दोनों अलग अलग वेज से काम हो रहा है, तो आपको आइदर कोई एक वेज से परफॉर्म करने के लिए एम प्लस एन वेज लेते हैं। तो सिमिलरली अगर प्रिंसिपल ऑफ एडिशन को समझे, तो कोई आपको कहे कि आइदर और नाइदर नॉट, इस टाइप के आइदर आपके क्वेश्चन में आइदर लिखा हुआ मिला या फिर और लिखा हुआ मिले, तो आप क्या कीजिए, उस क्वेश्चन में प्लस का यूज कीजिए। क्या कीजिए, प्लस का यूज कीजिए। और वहीं पे अगर मल्टीप्लिकेशन में मिले, अगर प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन में समझे और कहीं एंड का यूज करें, एंड की बात करें एंड, तो आप क्या कीजिए, वहां पे मल्टीप्लिकेशन का यूज कीजिए। कहीं एंड दिखने के लिए मिले तो क्या कीजिए, मल्टीप्लिकेशन यूज कीजिए, कहीं आइदर और या फिर और देखने के लिए मिले तो एडिशन का यूज कीजिए। जैसे यहाँ पे क्या कहा था, टुगेदर करने के लिए कहा था, एंड करने के लिए कहा था, टुगेदर एक साथ, तो एम क्रॉस एन कर रहे थे, या फिर यहाँ पे आइदर करना था तो एम प्लस एन कर दे रहे थे। तो सिमिलरली देखिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताते हैं कि हाउ मेनी वेज 3 डिजिट नंबर लेस देन 600, कितने तरीके से 3 डिजिट नंबर को जो कि लेस देन 300 है, सॉरी लेस देन 600 से कम है, उसको क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, परफॉर्म किया जा सकता है, फाउंड किया जा सकता है फ्रॉम 1 2 3 4 7 9 इन सभी नंबर से, अदर या इन सभी नंबर से, इफ अगर रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, अगर रिपीटेशन ऑफ डिजिट क्या है, अलाउड है, यानी आप उस डिजिट को क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे क्या करते हैं, इरेज करते हैं। इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, तो इस सभी चीज को आप नोट करते चलिए। तो अगर रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ऐसे क्वेश्चन पूछे तो 3 डिजिट का नंबर आपको बनाना है। तो क्या कीजिए, आप सबसे पहले 1 2 3, आप क्या कीजिए, सॉल्यूशन यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे तो आपको शायद कहीं नहीं दिखे, तो लिखने में नहीं बनेगा। तो यहाँ पे 3 बॉक्स बना रहे हैं। पहले बॉक्स को भरने का तरीका 600 से कम डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 600 से कम डिजिट होने के लिए, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे ही होंगे,
तभी तो आपको 6, अगर यहाँ पे 6 डाल देते हैं तो आगे कुछ भी नंबर डालेंगे तो 6 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही नंबर ले सकते हैं, और साथ में 0 ले सकते हैं, बताइए कि नहीं, 0 ले सकते हैं, बताइए कि नहीं, आप कमेंट पे लिखिए 0 ले सकते हैं कि नहीं। 0 नहीं ले सकते हैं, ठीक है, 0 नॉट इक्वल टू 0। क्यों 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे हम 0 डाल देते हैं तो ये 0 डाल दिए यहाँ पे, और क्या किया, बचा हुआ 2 डिजिट में कुछ भी नंबर डालते हैं, 5, 4, ये क्या, ये तो 2 डिजिट नंबर हो गया, ये क्या हो गया, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर हो गया, जो कि आपको क्या हो गया, गलत हो गया। आपको कितना निकालना है, 3 डिजिट का नंबर निकालना है, 3 डिजिट का नंबर निकालना है। तो ये तो आपको क्या हो गया, गलत हो गया, हमारा ये तरीका गलत हो गया। तो हम क्या करेंगे, 0 नहीं लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो 5 है ही नहीं, तो 5 को भी हम मिटा देते हैं। तो हमारे पास कितने 5 नंबर बच गए, 1, 2, 3, 4 तरीके से भर सकते हैं। अगर रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है, यानी इन सभी में से कुछ भी नंबर को यहाँ भर देते हैं, फिर भी हमारे पास कितने नंबर बच जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर बच जाएंगे। तो इस वाले बॉक्स को हम 6 तरीके से भर सकते हैं। इसमें तो कुछ भी डाल सकते हैं ना। यहाँ पे आपको 6 से क्या करना है, लेस करना है, तो लेस यहाँ पे तो 1, 2, 3, 4 में से कुछ भी डालेंगे। उसके बाद अगर आगे कुछ भी डाल देते हैं तो वो तो हमेशा यहाँ पे मैक्सिमम 4 डालते हैं, तो 4 के आगे कुछ भी, तो वो तो 600 से लेस नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से डालते हैं। सिमिलरली रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है, तो यहाँ भी कितने तरीके भर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 तरीके, यानी कोई भी इन सभी नंबर में से कोई भी नंबर को यहाँ भर सकते हैं। तो इससे कितना हो गया तरीका, आप 6 36 वेज को इस दोनों को भर सकते हैं। साथ ही साथ क्या करना है, इसको कितने तरीके से भर सकते हैं, देखिए, या तो 1 डाले, या तो 2 डाले, या 3 डाले, या फिर 4 डाले, यानी 1, 2, 3, 4, यानी इसे कितने तरीके से भर सकते हैं, 4 वे से। कितने तरीके से, 4 वे से इसे भर सकते हैं। तो टोटल वेज कितना हो गया, टोटल क्या निकालना है आपको, नंबर फाउंड, आपको लिख दे तो अगर इसको अच्छे से लिखे तो टोटल 3 डिजिट नंबर फाउंड लेस देन 600 इक्वल टू कितना हो गया, 4 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, 4 इंटू 6 इंटू 6 यानी कितना हो गया, 6 4 24 इंटू 6। ठीक है, 6 4 24, 6 12 14। ठीक है, आप देखिए मल्टीप्लिकेशन करके, 6 4 24, 6 12 12 13 14। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके, ये हो गया आपके टोटल 3 डिजिट नंबर जो कि लेस देन 600 है। उनको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह, यानी यहाँ से आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, आप एडिशन क्या है, ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। तो चलिए इसके साथ साथ हम एक और आपको क्वेश्चन बताते हैं। ये इस एक और क्वेश्चन बताने के बाद हम इसको एंड करेंगे, क्यों एंड करेंगे, क्योंकि हम ये थोड़ा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, शायद 20-30 मिनट से ऊपर चला जाएगा, तो आप गड़बड़ा जाएगा थोड़ा सा। आपको छोटा लेक्चर दे ताकि आपको अच्छे से उसे जल्दी कवर कर पाए। तो क्या है यहाँ पे, फिर भी ये वीडियो तो बड़ा ही हो गया होगा अभी तक। तो क्या करने वाले हैं, एक और क्वेश्चन आपको बताएंगे, फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, परमुटेशंस को पढ़ाएंगे। तो चलिए हम क्या करने वाले हैं, इसे इरेज कर देंगे। आप क्या कीजिए, इसको देख लिए तो आपको हम इसे क्या करते हैं, इरेज करते हैं टोटल। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे नोट कर सकते हैं। हाँ, तो चलिए दोस्तों, इससे जस्ट हम पिछले वाले क्वेश्चंस पे हम समझे थे आपके फंडामेंटल्स थ्योरम ऑफ, जो आपके मल्टीपल थे, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो थे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो उसी तरह यहाँ पे उस पिछले क्वेश्चन उसी मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में ही बेस्ड थे। लेकिन ये जो आपका नया क्वेश्चन है, ये जो आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन पे बेस्ड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो ये दोनों आपको क्वेश्चन पढ़ाते हैं। आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल का जितना भी आपका जो बेसिक्स है उसे कवर हो जाएगा, और साथ में जब हम आपके क्वेश्चन की सीरीज को जब समझाएंगे तो उस समय आपको और अच्छे से बताएंगे। तो चलिए इसे समझते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसके सॉल्यूशंस को समझते हैं। इस क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि इन अ क्लास देयर आर 8 बॉयज, 8 लड़के हैं, और क्या है, इन अ क्लास देयर आर 10 बॉयज, सॉरी 10 लड़के हैं और कितने हैं, 8 लड़कियां हैं। तो द टीचर वांट्स टू सेलेक्ट आइदर ऑफ बॉयज और गर्ल्स, टीचर चाहते हैं या तो बॉय को सिलेक्ट करना या तो गर्ल्स को सिलेक्ट करना, किसी एक आपके फंक्शन में, किसी फंक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी उनको दिखाने के लिए, सामने लाने के लिए। तो टीचर्स चाहते हैं उन्हें सेलेक्ट करना, तो कितने तरीके से टीचर सिलेक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, किस टाइप से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला जो टीचर्स का जो जॉब होगा, टीचर्स का जॉब यानी टीचर्स को क्या करना होगा, टीचर या तो सेलेक्ट करेंगे 10 बॉयज को, यानी या 10 बॉयज को सिलेक्ट करेंगे, उसमें से कुछ, या तो सेलेक्ट करेंगे आपके 8 गर्ल्स को, या तो 8 गर्ल्स को सिलेक्ट करेंगे। तो इस दोनों को सिलेक्ट करने के लिए या तो 10 बॉयज को सिलेक्ट करते हैं तो उनको कितने तरीके से सिलेक्ट करना पड़ेगा, 10 तरीका से। सिमिलरली 8 बॉयज को सिलेक्ट करने के लिए उनको 8 तरीका से सिलेक्ट करना पड़ेगा।
तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है कि जहां पे आपको आइदर या फिर और दिखा जाए, हम आपको बताए हैं कि जहां पे आइदर और दिख जाए तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से टोटल सिलेक्शन जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 10 + 8 यानी कितना हो जाएगा 18 वेज। इन टोटल 18 वेज से आप क्या कर सकते हैं, उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। इससे पिछले वाले में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन बता चुके हैं। तो चलिए ये वीडियो आपका यहीं तक है। तो चलिए दोस्तों फिल्मिंग छोटी साथ, और प्लीज दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।